हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आगे जाते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी कि साइंस क्या होता है। तो हमने वहाँ पे बात किया था कि ये आपका सेकंड लेक्चर ही है एंड पहले लेक्चर्स में आपको समझाया था कि बेसिकली साइंस होता क्या है, उसमें पढ़ाई किस तरह से की जाती है। आज के लेक्चर में उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम साइंस की अलग अलग ब्रांचेस को समझेंगे। उसमें स्पेशली हम जाएंगे फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स की जो ब्रांचेस होती है एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि यदि आपको ये नहीं पता कि फिजिक्स में कितनी ब्रांचेस अलग अलग सेपरेट की हुई है, फिजिक्स में रिसर्च किस तरह से होता है, तो आज ये आपके लिए स्पेशल उसका लेक्चर्स है। जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पहला लेक्चर किसके ऊपर होता है, इंट्रोडक्शन के ऊपर जाता है। दूसरे लेक्चर्स में हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फिजिक्स को कितने पोर्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है, कितनी उसकी अलग अलग ब्रांचेस है। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा जो चैप्टर चालू था, यानी कि फिजिक्स के अंदर हमारा जो चैप्टर था फिजिक्स के अंदर, वो चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फिजिकल वर्ल्ड। क्या चैप्टर था? फिजिकल वर्ल्ड। तो सब बच्चे यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए भाई, लिखना बंद कर दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ओके। एंड अभी मत लिखना, जैसे जैसे मैं बोलूँ उसके साथ साथ आप लिख सकते हो। नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबके सब बच्चे, फिजिक्स की यदि हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो हम पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं यहाँ पे कि साइंस यानी कि हम बोलते हैं कि नेचर, पूरा एंटायर यूनिवर्स जिसको साइंस के अंदर कंसीडर किया जाता है। आपको पता होगा कि हम साइंस में किसकी स्टडी करते हैं? नेचर की स्टडी करते हैं। पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना? हाँ, ओके। तो हम नेचर की उसमें स्टडी करते हैं। नेचर की स्टडी के टाइम पे क्या होता है, यानी हम पूरे यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। तो आपको यदि कोई ऐसा सवाल पूछे कि बताइए कि नेचर किससे बना हुआ है, क्या सवाल पूछा? ये एंटायर यूनिवर्स नेचर किससे बना हुआ है, एंड इसको आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर आंसर दो। तो उसको बोला जाता है मेनली, यानी कि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द नेचर। उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स किससे बना हुआ है, आपको ऐसा कोई सवाल पूछ सकता है एक मार्क के अंदर। तो आपको मैं बोलूं, यदि एक ही शब्द में उसका आंसर देना है कि पूरा नेचर किससे बना हुआ है, तो हम आंसर क्या देंगे? एक आता है उसके अंदर मास, क्या होता है? मास। और दूसरी होती है एनर्जी। एंड इसी चीज को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि पूरा यूनिवर्स किससे बना होता है? मास एंड एनर्जी। इनिशियली सालों पहले ऐसा माना जाता था कि मास अलग चीज होती है, एनर्जी अलग चीज होती है। हजारों सालों पहले, यानी कि आप देखो तो उस टाइम बोलते हैं कि मास कंजर्वेशन लॉ अलग है और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अलग है। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में इस चीज को तगड़ी तरह से बताया और बोला, उसने ऐसा बोला कि मास और एनर्जी बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। एंड हमारा जो इक्वेशंस आप बचपन में पढ़े होंगे, वो आपका इक्वेशन क्या होता है? E is equal to mc²। आप पढ़ो कि नहीं पढ़े हो? E is equal to mc²। ये बहुत ही ऐसा मत मानो कि सिंपल इक्वेशन है। This is a unique equation, and this equation it shows that कि energy and mass both are interconnected with each other। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि पहले ऐसा माना जाता है मास एंड एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं, एंड उसी कंसेप्ट को लेके फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स किससे बना हुआ है ऐसा कोई पूछे तो आप बोल सकते हो कि एक उसके अंदर मास है। तो मास को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? मैटर। मास को क्या बोला जाता है? मैटर। एंड एनर्जी का बोला जाता है रेडिएशंस। एनर्जी को क्या बोला जाता है? रेडिएशंस बोला जाता है। तो एक मार्क का क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। बोलो यूनिवर्स किससे बना हुआ है? मैटर यानी कि मास एंड एनर्जी। मास माने के मैटर एंड एनर्जी माने के रेडिएशन। जहां जहां देखो यही है, सन में से एनर्जी आती है और बाकी मास आता है। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले मास आया या एनर्जी आया। इट्स ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। साइंस के बच्चे हो आप लोग, तो पता होना चाहिए कि मास और एनर्जी बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। मास एनर्जी में ट्रांसफर होती है, एनर्जी मास में ट्रांसफर होता है। तो सवाल आता है कि पहले कौन आया, मास या एनर्जी? ऐसा सवाल हुआ जैसे कि बच्चे आप बचपन में पूछते होंगे कि पहले मुर्गी है या अंडा आया। तो उसी तरह से मैं आपको बोलूं, आपको सिर्फ आज इतना याद रखना है। डिटेल स्टडी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, हम जब साइंस डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि मास का एनर्जी में कन्वर्जन होता है और एनर्जी का मास में होता है। सवाल क्या है कि पहले कौन आया, तो वो अभी आज आपको नहीं समझाऊंगा।
ठीक है, बट ये दोनों चीज नेचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बोला जाता है, इट्स अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द नेचर। अंडरस्टैंड? किसी को कोई डाउट नहीं ना? ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें कोई समझे कि नहीं समझे? आया ना? हाँ, समझे ना? ओके, क्या होता है बता भाई? फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं नेचर के? मैटर एंड रेडिएशन। पता है कि नहीं? ध्यान कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे। हाँ, ठीक है, उससे थोड़ा आगे जाते हैं, उससे और थोड़ा सा आगे जाते हैं। ध्यान से देखना, ऐसा बोला जाता है कि मेनली हमारे जो फेसेस है, यानी कि हमने जब मास की बात की तो मेनली हमारे पास उसके 3 फेस होते हैं। कौन सा होता है? बच्चों में पढ़े हो कि मास यानी कि किसी भी पदार्थ का 3 फेस होता है। एक होता है उसका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। पता है कि नहीं पता? यानी कि मेनली ऐसा बोला जाता है फेसेस ऑफ मैटर। क्या बोला जाता है बेटा? फेसेस ऑफ मैटर। कोई भी यदि मैटर होता है तो उसके 3 फेजेस होते हैं। उसके पहले फेज को क्या बोला जाता है? सॉलिड। सेकंड फेज इज कॉल्ड लिक्विड एंड द थर्ड फेज इज कॉल्ड गैस। लेकिन इन तीनों को छोड़ के एक चौथा फेज है, यानी कि द्रव्य का एक चौथा फेज, जिसका नाम होता है, जिसका बहुत ही यूनिक और एंटिक नाम है, जिसको आपको याद रखना है, प्लाज्मा। इसका नाम क्या है? प्लाज्मा। याद समझ में आया कि नहीं आया? 14 फेज। अच्छा, ये प्लाज्मा होता है कहाँ पे? प्लाज्मा होता है कहाँ पे? तो प्लाज्मा होता है सन के अंदर। कहाँ पे होता है? सन के अंदर। सन के अंदर जो पूरा यानी कि जो आप लावा बोलते हो ना, उसका जो स्टेट है उसका प्लाज्मा होता है। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा कौन सी कंडीशन पे मिलता है? इन अ विच सिचुएशन वी गेट द स्टेट ऑफ द प्लाज्मा। जैसे कि मान लो कि सॉलिड होता है तो सॉलिड को गर्म करने से लिक्विड बनता है, उसका और टेम्परेचर बढ़ाने से गैस बनता है। लेकिन प्लाज्मा कब मिलता है? तो प्लाज्मा उससे भी हाई टेम्परेचर में मिलता है, यानी कि वी कैन अचीव द स्टेट ऑफ प्लाज्मा एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर हमें कौन सा स्टेट मिलता है? प्लाज्मा मिलता है। अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन? चलो एक बार फिर से करते हैं। फंडामेंटल कांस्टिट्यूएंट्स ऑफ द नेचर यूनिवर्स कौन से हैं? 2, मैटर एंड रेडिएशन। मैटर माने कि मास, रेडिएशन माने कि एनर्जी। ओके, फेजेस ऑफ मैटर कितने हैं? मैग्नेटिक, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। But at very high temperature, we get the state of plasma, and this is important. Any confusion? नहीं ना? Okay, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऐसा समझ लोगे। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि फिजिक्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आपको कोई ऐसा पूछे साइंस के अंदर कि भाई आप क्या पढ़ते हो, तो हम ऐसा बोलेंगे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। नहीं, हम उसको डिटेल में बताने चाहिए कि हम उसके अंदर इतने इतने पोर्शंस पढ़ते हैं। एक फिजिक्स को भी बहुत सारे पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, तो हम उसकी यहाँ पे चर्चा करते हैं। एंड हमारा लेक्चर्स आज जाने वाला है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे, या सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। क्या लिखते हैं यहाँ पे? डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है। ओके, ठीक है ना सब लोग? डाउट है ना दिमाग में? सो तो नहीं गए सुबह सुबह? अच्छा, क्या पे देखो, सबसे पहला बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स को मेनली सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पोर्शन ध्यान से देखना, लेट वी आर क्लासिफाइड द फिजिक्स, इसीलिए उसका जो सबसे पहला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। इसको क्या बोला जाता है? क्लासिकल फिजिक्स। ओके, ये पहला पोर्शन है। उसका करस्पॉन्डिंग फिजिक्स की एक दूसरी ब्रांच होती है जिसको बोला जाता है यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स। इसको क्या बोला जाता है? मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, तो फिजिक्स के पहले 2 ब्रांचेस हुए। पहले एक हुआ क्लासिकल, दूसरा हुआ मॉडर्न। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या है? ऐसा ये मॉडर्न है, यानी कि मॉडर्न जमाने का फिजिक्स है, आज का लेटेस्ट फिजिक्स यानी कि ये फिजिक्स। बट सालों से जो चलती आती है सिस्टम, उस प्रणाली के अंदर हम जो बड़े, जैसे कि न्यूटन भाई साहब थे, गैलीलियो थे, एरिस्टोटल थे, तो ये जो साइंस लोगों ने जो रिसर्च किया था वो क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा था। एंड अभी का आइंस्टाइन है, प्लैंक है, निकोला टेस्ला है, इन लोगों ने जो रिसर्च किया वो मॉडर्न फिजिक्स का रिसर्च है।
ओके, तो यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। उसकी जो पहली ब्रांच होती है उसको बोला जाता है मैकेनिक्स। उसको क्या बोला जाता है? मैकेनिक्स बोला जाता है। ये उसकी पहली ब्रांच है। तो मैकेनिक्स के अंदर किसकी स्टडी होती है? सवाल हुआ आएगा। देखिए, मैकेनिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स। एक बार फिर से चलो, फिजिक्स के कितने ब्रांचेस? दो। पहला फिजिक्स, एक में क्लासिकल, दूसरे में मॉडर्न। क्लासिकल यानी कि पुराने जमाने का, यानी कि बहुत टाइम पहले किसने किया था? न्यूटन ने, एरिस्टोटल, गैलीलियो, केपलर, इन सब ने क्या किया था? पुराने। मॉडर्न में कौन आता है? आइंस्टाइन, प्लैंक, निकोला टेस्ला। ओके, वो सब लेटेस्ट में आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। ओके, क्लासिकल फिजिक्स का सबसे पहले का मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? ओके, सवाल समझे कि नहीं समझो? ओके, तो मैकेनिक्स में स्टडी की जाती है बच्चों फोर्स की। किसकी की जाती है? फोर्स प्लस मोशन की। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, क्या तो मान लो कि मैं अकेला मोशन लिखता हूं तो भी चलेगा, आपके नॉलेज के लिए ज्यादा आज नहीं खींचते, ये सब डिटेल में तो बाद में पढ़ाऊंगा, सिर्फ आज इंट्रोडक्शन है। मैकेनिक्स के अंदर मोशन की स्टडी की जाती है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है? उसकी बॉडी में मूवमेंट होती है, एंड उस मूवमेंट की जो स्टडी होती है वो यहाँ पे की जाती है। इसको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट की स्टैटिक पोजीशन की स्टडी, तो उसको बोला जाता है स्टैटिक। इसको बाद में क्या बोला जाता है? स्टैटिक बोला जाता है। तो पहला पोर्शन उसका होता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक, और दूसरे को क्या बोला जाता है? डायनेमिक। दूसरे को क्या बोलते हैं? डायनेमिक बोलेंगे। समझ गए? तो मैकेनिक्स के अंदर किसकी स्टडी होती है? मोशन की स्टडी होती है। यानी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो यानी कि जहां जहां पे आपको कुछ मोशन दिखाई दे तो समझ जाने का उसकी स्टडी मैकेनिक्स के अंदर होगी। यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ आएंगे। किसके लॉ आएंगे? न्यूटन्स के लॉ। हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ऐसी सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये हुआ मैकेनिक्स हुआ। उसकी एक दूसरी ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स की, एक और ब्रांच, ओके, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक। जिसका नाम क्या है यहाँ पे? थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक के अंदर किस स्टडी होती है? नाम खुद बताता है, थर्मो यानी कि टेम्परेचर, हीट। जहां जहां पे टेम्परेचर आता है, जहां जहां पे आपको हीट वर्ड सुनाई दे, तो उन सभी जगह पे किसकी स्टडी होगी? थर्मोडायनेमिक की स्टडी होगी। यानी कि यहाँ पे बेसिकली स्टडी होती है जब उस साइड पे टेम्परेचर आता है। क्या आता है? टेम्परेचर। सो टेम्परेचर की स्टडी के टाइम पे क्या होगा? थर्मोडायनेमिक का यूज होने वाला है। पक्का? चलो एक बार फिर से, कितना था पहले? क्या था? फिजिक्स। उसके दो ब्रांचेस, पहला क्लासिकल में क्या था? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक। दूसरा कौन सा? थर्मोडायनेमिक। मैकेनिक्स में किसकी स्टडी होती है? मोशन की। थर्मोडायनेमिक किसकी होती है? टेम्परेचर की। अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि कितनी ब्रांचेस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, थर्ड वन यहाँ पे होता है, उसको कहा जाता है, एक और ब्रांच है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर किसकी स्टडी की जाती है? कि यहाँ पे स्टडी की जाती है इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे स्टडी की जाती है बेसिकली चार्ज की। क्या बोला जाता है इसको? चार्ज। यानी कि कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे किसकी स्टडी होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की यहाँ पे स्टडी हो जाती है। यानी कंफ्यूजन नहीं ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी होगी। यहाँ पे चार्ज के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो मैंने हमने क्या बोला? क्लासिकल फिजिक्स को हम तीन पोर्शन में, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उससे आगे भी है, मैं आपको बताता नहीं उसे। यदि उससे आगे भी जाते तो एक और भी ब्रांच है, बट कभी भी आपके साइंस के सिलेबस में नहीं आने वाली, 11th क्लास साइंस में। लेकिन यदि आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, जगह तो बता दूं, एक और भी है जिसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। ये अकाउंट नहीं है, मत समझना कि अकाउंट है, ये कॉमर्स नहीं है, साइंस है। दिस इज एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द साउंड। हम जो बोलते हैं ना, मेरी आवाज आपको यहाँ पे सुनाई देती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ रूम में जाने से इको होता है, इको। तो ऐसे जो इको होता है, एक्लन इफेक्ट होती है, तो उसकी जो स्टडी होती है वो एकॉस्टिक्स के अंदर की जाती है। आपने देखा होगा थिएटर के अंदर अलग अलग स्क्रीन में मूवी चलते होते हैं, स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2 में। स्क्रीन नंबर 1 में सलमान खान का डायलॉग होगा, स्क्रीन नंबर 2 में माइंड भी हो सकता है कि कोई वहां पे हीरोइन वहां पे डांस करती हो, बट कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों की आवाज मर्ज हो गई।
लेकिन क्लास में ऐसा होता है कि एक सब बोलते हो दूसरे क्लास में उनकी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्लासरूम है ना वो एक्वास्टिक्स के साइंस के ऊपर से नहीं बने, बट थिएटर जो होता है उसमें इसका रूल्स होता है। इसमें इसके अंदर किसने काम किया था? सेवाइन ने किया था। किसने किया था? सेवाइन नाम का एक भाई था, साइंटिस्ट था। उसका बाद में यहाँ पे सेवाइन फॉर्मूला भी आता है, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोकस किसके ऊपर करना है? मैं एक बार फिर से चलो, क्या होता है? फिजिक्स में यानी कि क्लासिकल, मॉडर्न, क्लासिकल में मैकेनिक्स में मोशन डिस्टेंस, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर की स्टडी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी, एक्वास्टिक्स यानी कि साउंड। यहाँ पे साउंड की स्टडी लिख देता हूँ, आपको यदि लिखना हो तो एट एंड ऑफ लेक्चर्स आप पूरा लिख देना, ठीक है? एक्वास्टिक्स के अंदर किसकी स्टडी होती है? साउंड की स्टडी होती है। एनी कंफ्यूजन? बनाइए ना, ओके। तो ये तो हो गया। अभी बात आते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। बच्चे बोलेंगे सब मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है? ऑलमोस्ट सब यहीं पे आ जाएगा। हाँ, तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है? सोचने वाली बात है। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला खूंखार चीज है ना, बहुत ही भयानक, जो मुझे बहुत ही मजा आ जाता है, वो है, कोई फैकल्टी पढ़ाता नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th साइंस के अंदर, क्वांटम फिजिक्स। क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स। एक क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? एक क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? क्वांटम माने के क्वांटा। क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुए अभी सिर्फ 100 साल हुए हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं गया। आइंस्टाइन ने और उसके बाद प्लैंक ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। तो माइकल प्लैंक ने जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत के अंदर क्या था? क्वांटम में क्या होता है? ओनली फॉर योर नॉलेज सिर्फ बताता हूं कि क्वांटम फिजिक्स के यानी कि मूल सिद्धांत देखा जाए तो वहां तक है कि एक लड़का जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके, उसके जैसा ही एक लड़का यूनिवर्स के उस छोर पे बैठा हुआ है, दूसरे छोर पे। आप जैसे हो वैसे के वैसे हूबहू एक ऐसा ही इंसान यूनिवर्स के दूसरे छोर पे वहां पे बैठा हुआ है, जिसमें बिल्कुल बदलाव नहीं है। आप पॉजिटिव हो तो बोलेंगे ठीक है, बात खत्म। तो आपको सवाल आएगा कि सर ये दोनों कभी मिलेंगे? हाँ, यदि आप रिसर्च करते हो तो मिल सकते हो। इसके लिए कई वीडियोस है, कई रिसर्च भी हुए हैं इसके अंदर। जब हम दोनों मिलेंगे सपोज, तो क्या होगा? सवाल होने की मिलेंगे, मिलने के बाद होगा क्या? जब ये दोनों मिलेंगे तो एनर्जी बन जाएगी। और अभी आप मास हो तो मास में से एनर्जी कन्वर्ट होती है, एनर्जी में से मास। तो ऐसे चीजों की स्टडी क्वांटम फिजिक्स में की जाती है। उसमें एक थ्योरी ऐसी भी है जिसको पैरेलल यूनिवर्स, समांतर ब्रह्मांड बोलते हैं। वो थ्योरी इससे थोड़ा सा पूरा अलग है। ये थ्योरी ऐसा सिखाती है कि जैसे ही एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे आप बैठे हुए हो, वैसा ही हूबहू एक लड़का एग्जैक्ट आपके पास में बैठा हुआ है। तो आपको दिखाई नहीं देता है। भूत नहीं है भाई, ऐसा हो देखा कि पास में भूत है। एक फैमिली में 3 लोग हो तो नहीं 3 नहीं 6, कल से ऐसा ना पापा को मारेंगे तुम लोगों को, है ना? भाई 6 नहीं होते, नहीं हो सकता है कि आप बोलो कि पापा आज से हमारे घर में ना हम 3 लोग नहीं 6 लोग हैं। हमारे जानी सर ने बताया कि एक हमारे साथ और भी रहता है। हाँ, लेकिन ये होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स। हो सकता है कि आज आपने साइंस लेके आप फिजिक्स का लेक्चर पढ़ने के लिए बैठे हो, एंड वो लड़का यानी जो एग्जैक्ट आपके पास में बैठा हुआ है, आपका जैसा ही, आपकी वो प्रतिकृति है, आपके जैसा ही है, वो क्या हो सकता है? वो कॉमर्स लेके बैठा हो, वो आर्ट्स लेके बैठा हो। उसके पास में एक और हो सकता है जो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठा हो, उसके पास में कोई हो सकता है जो फेल हुआ हो। पॉसिबल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, है ना? तो आप लकी हो कि आप पास हो उन सभी में से, है ना? तो आप अपने आप में लकी हो कि उन सभी में से आप पास हो एंड आप साइंस लेके बैठे हो। अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन? ओके, तो वो सब स्टडी क्वांटम फिजिक्स के अंदर की जाती है। उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक और स्टडी होती है जिसको बोला जाता है एटॉमिक फिजिक्स। क्या बोला जाता है उसको बेटा? एटॉमिक फिजिक्स। अब समझ गए कि यहाँ पे किसकी स्टडी होगी? एटम्स की होगी। एटम्स की स्टडी बहुत ही माइक्रो लेवल पे की जाती है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना? और इसी इलेक्ट्रॉन के चक्कर में क्लासिकल को देखो एक जो ऐसा भी सिखाती है, क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स यानी कि क्वांटम फिजिक्स सब एक ही है। जिसको पहले डिवाइड किया, लेटेस्ट के बाद में उसको ऐसा बोलते हैं कि सब एक ही है, सबका मालिक एक, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसका नाम क्या है? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। सब एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है भाई। तो ऐसी जो स्टडी होती है यानी कि एटम्स के अंदर, जब हम बोहर्स का मॉडल समझेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि बोहर के मॉडल में क्लासिकल और
क्वांटम दोनों का समन्वय कैसे किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको 12th साइंस में पढ़ाई जाएगी एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक स्टडी आती है क्वांटम फिजिक्स, उसके बाद क्या एटॉमिक, और उसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या होता है वहां पे, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस की स्टडी होती है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसका कॉमन नाम क्या है, न्यूट्रिनो, जो आपको मैं कल सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसका कॉमन नाम क्या है, न्यूट्रिनो। आप इधर याद रखिए कि वहां पे प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है, उसकी स्टडी होती है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर डिटेल में जाते हैं ना, तो स्टडी होती है गॉड पार्टिकल। किसकी होती है, गॉड पार्टिकल। सवाल पूछे आपको, बचपन में ऐसा सवाल पूछा होगा, एटम्स किससे बना हुआ है, आप बोलेंगे एटम्स बना हुआ है न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के साथ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बने हुए हैं, क्वार्क्स के साथ। वो किससे बना हुआ है, म्यूऑन मेसॉन, ऐसे पार्टिकल निकलते ही जाते हैं। तो उसमें जो सबसे लास्ट पार्टिकल है जिसको बाद में फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया, वो एक गॉड पार्टिकल। तो ऐसी जो स्टडी होती है उसका अभ्यास होता है न्यूक्लियस के अंदर। इसकी एनर्जी आपने देखा होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो पूरा स्टडी है वो यहाँ पे क्या जाता है, इट्स अ न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। एक छोटे से हाइड्रोजन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, एंड हाइड्रोजन इज अ बॉम्ब, यानी कि पानी H2O, उसमें हाइड्रोजन आता है ना, वाटर के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है, वो बॉम्ब है। आप लोग क्या मजाक करते हो सर, किसी को कि पानी मारे मर जाए, हाँ अब में ताकत नहीं जाए पानी मारने की, है ना। पानी में से आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देते हो और ऑक्सीजन का यूज करते हो उसको कंबशन करने के लिए, तो आप हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां बना सकते हो। एंड दैट इज कॉल्ड, बोलते हैं ना कि पानी से चलने वाली गाड़ी, तो पानी से नहीं चलती वो किससे चलती है, हाइड्रोजन से चलती है। बट पानी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है H2O। तो उसमें से वो क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं, और ऑक्सीजन का बाद में यूज किस में होता है, उसको कंबशन करने के लिए। पता है ना, फॉर द कंबशन ऑक्सीजन इज नीडेड। अबे हाँ या ना, ऑक्सीजन चाहिए, अदरवाइज कंबशन नहीं होगा। तो उसका होता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक और भी आता है जिसको तो मैं क्लासिकल या मॉडर्न में बोलूं, लेकिन वो होता है एस्ट्रोफिजिक्स। सभी बच्चों का हमेशा से लोकप्रिय बना है एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि स्पेस वाला। ये स्पेस है, टाइम ट्रैवलिंग की स्टडी इसके अंदर की जाती है एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, कि एक जगह से एक, यानी कि टाइम ट्रैवलिंग कैसे किया जाता है, फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं हम लोग, फ्यूचर में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये सब स्टडी यहाँ पे की जाती है। इसमें ब्लैक होल्स की स्टडी की जाती है, वर्महोल्स की स्टडी की जाती है। ऐसे दरवाजे ढूंढे जा सकते हैं कि जहां से आप एक यूनिवर्स में से सीधे दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओ। ऐसे ब्रिज बनाए जा सकते हैं, एंड ये जो पूरा इमेजिनेशन का कांसेप्ट होता है उसकी स्टडी होती है एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। यानी कंफ्यूजन समझ गए ना। तो यहाँ पे हमने आपको जो बताया ना, वो आपका है फिजिक्स के क्लासिफिकेशन बताए। तो हम लोग साइंस के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग साइंस में यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, 11th साइंस के अंदर पहली जो बुक है वो पूरी मैकेनिक्स के ऊपर जाएगी। दूसरी बुक के अंदर थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे एंड अप्लाइड फिजिक्स पढ़ेंगे, वो आज बताऊंगा। तो फर्स्ट बुक के अंदर क्या है, मैकेनिक्स है। मॉडर्न मुझे पता है पक्का कि आपका ध्यान किसके ऊपर है, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर ही है। ऐसा ये पढ़ाने में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यही ना आपका ध्यान। तो मॉडर्न फिजिक्स में ला दूं, 12th साइंस में क्वांटम का एक चैप्टर आएगा, एटम्स का एक चैप्टर आएगा, एंड न्यूक्लियस का भी आने वाला है, ठीक है। हालांकि एस्ट्रोफिजिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, और कोई बात नहीं, हम जब तक पढ़ेंगे हम साथ में इसकी भी बातें करेंगे, एंड आपका इंटरेस्ट उसके साथ बना रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th साइंस के पूरे 8 चैप्टर्स जो इसके ऊपर डिपेंड है। तो 12th साइंस में 8 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हैं, 11th साइंस के 7 से 8 चैप्टर मैकेनिक्स के ऊपर से जाते हैं। तो यानी कि आपको हालांकि 2 साल तक क्लासिकल फिजिक्स की मेनली स्टडी करनी है, बाकी किसी का अभ्यास करना नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द यूनिवर्स क्या थे, मैटर एंड रेडिएशन, 3 फेजेस ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, हाई टेंपरेचर पे प्लाज्मा, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के मेनली कितने ब्रांचेस होते हैं, क्लासिकल, मॉडर्न। चलो क्लासिकल में क्या होता है, मैकेनिक्स, उसके बाद क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उसके बाद क्या होता है, एक्वास्टिक्स। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, क्वांटम, उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अंडरस्टैंड, किसी को कोई डाउट नहीं ना, ओके। तो यदि आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं कभी भी, एंड आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच लेक्चर्स में बने रहने के लिए।